हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, जो कि आपका 2023 यानी कि इसी वर्ष में होने वाला है और वह 10 जनवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है। और ये हमारा जीके और जीएस का जो सेशन चल रहा है उसका ये 26 नंबर डे है, यानी कि 26वां ये मॉक टेस्ट है। इससे पहले 25 मॉक टेस्ट को हम करा चुके हैं और 25 मॉक टेस्ट अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सेशन जो हमारा चलता है रोजाना शाम को 7 बजे हम ये सेशन आपके लिए लेकर आते हैं और इसमें एक ब्रेक होता है, वो भी संडे का। और इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने की उनकी प्रबल संभावना रहती है। एसएससी जीडी के साथ साथ यदि आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई आदि एग्जाम्स की अगर स्टेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है कि इसमें जो 25 क्वेश्चंस लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी साथ ही साथ कवर किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तो कब बनाया गया था? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1756 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1759 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन आपका कमेंट करने का तरीका एक ही है कि आंसर आपको किस तरह कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आपको आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में आपको फटाफट से कमेंट कर देना है। तो दोस्तों इसका फटाफट आंसर बताएंगे कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1756 में, 1757 में, 1758 में और 1759 में। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 1758। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना कि 1758 में जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, उसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी का फर्स्ट गवर्नर था, ये आपको याद रखना है। क्या बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या था? फर्स्ट गवर्नर था। इसने बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी। क्या रखी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसने क्या रखा था? नींव रखी थी। और इसे 1758 में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठवां, ऑप्शन डी सातवां। ये यहाँ पर चार ऑप्शन हैं और एक ऑप्शन आपका है पांचवां। पांचवां ये आपके पांचवां चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि जो विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो चौथा, पांचवा, तीसरा, छठवां, सातवां फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तीसरा है, चौथा है, छठवां है, सातवां है और पांचवां है। आपको पांच ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर आप इसका ई ऑप्शन भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो विश्व कॉफी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह पांचवां स्थान है। कौन सा स्थान है? पांचवां स्थान है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेज पर कौन आता है, यानी कि शीर्ष स्थान किसका है। तो शीर्ष स्थान की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो शीर्ष स्थान यहाँ पर किसका है? तो शीर्ष स्थान जो है ब्राजील का है। किसका है? ब्राजील का शीर्ष स्थान है। नंबर एक पर ब्राजील है कॉफी उत्पादन में। दूसरे नंबर की बात करें तो वियतनाम है। वियतनाम दूसरे नंबर पर है। कौन सा है? वियतनाम। सेकंड नंबर पर है। तीसरा है कोलंबिया। कोलंबिया कोलंबिया तीसरे नंबर पर है। कौन है? कोलंबिया थर्ड नंबर पर है। और चौथे नंबर की अगर बात करें तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया कौन सा है? इंडोनेशिया छठवें नंबर पर है। ये आप चौथे नंबर पर है। ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों। और पांचवें नंबर की अगर बात की जाती है तो पांचवें नंबर पर कौन है? हमारा भारत है। कौन है? भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवा स्थान है। किसका स्थान है? भारत का। किसमें? कॉफी उत्पादन में। अब बात कर लेते हैं कॉफी उत्पादन जो होता है भारत में किस किस स्टेट में होता है। तो फर्स्ट स्टेट जो है हमारा सबसे नंबर वन पे रहता है वह दोस्तों कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में
कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, इससे लगभग 53% कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कितना होता है? 53% किससे होता है? कर्नाटक से, कर्नाटक से होता है। और दूसरा दोस्तों बात आती है, दूसरा इसका वो है वह केरल है। केरल राज्य में दूसरे नंबर पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कॉफ़ी का उत्पादन खूब जोर शोर से होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 3 राज्य शीर्ष राज्य हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है। और तीसरे नंबर वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है, और दूसरे नंबर वाला केरल है। तो सबसे ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है भारत में, वह 53% कर्नाटक में होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। तो कल्याणकारी राज्य की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 31 अनुच्छेद, अनुच्छेद आर्टिकल 39, आर्टिकल 49, आर्टिकल 52। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में ही यह कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो कही गई है, वह किस में कही गई है? आर्टिकल 39 में। अब आर्टिकल 39 हमारा किस में जाता है, तो यहाँ पर संविधान की बात आती है, तो इसके भाग हैं कितने हैं संविधान के? 22 हैं। और अनुच्छेद जो आता है आपका 39, वह किस भाग में आता है, तो भाग भाग किस में आता है? वह भाग 4 में आता है। और भाग 4 में है क्या, तो राज्य के क्या हैं? नीति निर्देशक तत्व हैं। किस हैं? नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह भाग 4 में दे रखे हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व दिए हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो वह 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में आपके वितरित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात कर लेते हैं कि यह नीति निर्देशक जो तत्व हैं कहाँ से आए हैं, यह कहाँ से शामिल किए गए हैं, तो यह आयरलैंड के जो संविधान है वहाँ से इनको अपने संविधान में शामिल किया गया था। और इसकी अगर बात करते हैं कि यह 39 जो अनुच्छेद है, इसमें कल्याणकारी राज्य की जो इस अवधारणा को दिया गया है, यह किस जो संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग था, तो यह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लिया गया था, यह आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी कीमत स्थिरता, ऑप्शन सी संपत्ति और आय का विनिमय, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। तो फटाफट से आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आंसर आपको 4 दे रखे हैं, चारों हैं कि भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है। पूर्ण रोजगार है, कीमत स्थिरता है, संपत्ति और आय का विनियमन है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन है। ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपका कमेंट करना है, आपको आंसर कमेंट करना है। जो भी आपका सही आंसर है फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन है। क्या है? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। जो भारत की राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है। बाकी आपका पूर्ण रोजगार शामिल है, कीमत स्थिरता शामिल है और संपत्ति और आय का विनियमन शामिल है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका एग्जाम काफी जल्दी आ चुका है, समय बहुत कम है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपने सेशंस को नहीं देखा है तो आप स्पीड अप करके सेशन को पिछले जो भी हैं उन्हें देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया एवं उत्तरी अमेरिका पर अधिकार किया था? उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। दोबारा से क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार कि किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका आक्रमण पर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया
एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था। तो कौन थे वह? क्वेश्चन बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो कौन थे आपको बताना है, राज राजा प्रथम या राजेंद्र प्रथम या परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बात की जाती है चोल शासक की। अब जहाँ चोल शासक की अगर बात की जाती है तो चोल वंश के बारे में हमें पता होना चाहिए। चोल वंश के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो यह कब से कब तक चला था? तो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक यह चला था। कब चला था? 13वीं शताब्दी के मध्य तक यह चला था। अगर चोल वंश की राजधानी की बात की जाए तो तंजावुर चोल वंश की राजधानी है दोस्तों। क्या है? तंजावुर चोल वंश की राजधानी है। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक विजयालय। कौन है दोस्तों? विजयालय। विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक है, ये आपको पता होना चाहिए। और चोल वंश की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि चोल श्रीलंकाई जो महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया था और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था, तो वह दोस्तों राज राजा प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज राजा प्रथम ने ऐसा किया था। ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चोल वंश के थे राज राजा प्रथम, उन्होंने ही उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है सैनिक संगठन खालसा पंथ, यहाँ पर बात आती है। अब खालसा पंथ मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, आपको इसका आंसर फटाफट से कमेंट करना है दोस्तों। देखिए यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर बात करते हैं खालसा पंथ की, तो सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो हाँ बताना है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी कपूर सिंह, ऑप्शन सी है महासिंह, ऑप्शन डी है रणजीत सिंह। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। खालसा पंथ, तो खालसा पंथ जो है आपका किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यह दोस्तों खालसा पंथ जो संबंधित है आप सिख धर्म से संबंधित है। किससे? सिख धर्म से संबंधित है। और इसकी जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अब बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और सबसे पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तलवंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पर इनका गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगर इनके गुरु गोविंद सिंह के जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वह पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना, जो वर्तमान में है पटना, पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और यह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। कौन से थे? अंतिम गुरु थे। कौन से गुरु थे? अंतिम गुरु थे। इनके पिता का जो नाम था वह तेग बहादुर था। तेग बहादुर, तेग बहादुर इनके पिता का नाम था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना की थी, गुरु ग्रंथ साहिब, उसका इन्होंने पूर्ण किया था। उसको क्या किया था? इन्होंने पूरा किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये जो खालसा जो पंथ की जो स्थापना की थी वह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती मनाई जाती है दोस्तों वह 29 दिसंबर को मनाई जाती है। जो प्रकाश पर्व के रूप में गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है वह मनाई जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये आपको बताना है। जो लोकसभा सदस्य होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय मामलों के मंत्री को, किसको देता है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों जो लोकसभा जो सदस्य होता है वह त्यागपत्र अपना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देता है। बात कर लेते हैं लोकसभा की। और आपको काफ़ी कुछ याद होगा लोकसभा के बारे में, क्योंकि जब से मैंने सेशंस कराए हैं मैं आए दिन लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, संसद के बारे में बताता रहता हूँ। तो लोकसभा एक क्या है दोस्तों? अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है लोकसभा। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। और इसमें सीट की अगर बात की जाए, जो सीट कितनी है, तो इसमें टोटल मिला के 545 सीटें हैं। कितनी है? 545। जिसमें निर्वाचित होकर जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं 543। और 2 प्रतिनिधि ऐसे होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। उन्हें क्या होता है दोस्तों कि उनको राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर
मनोनीत किया जाता है लोकसभा के अंदर। और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वह ओम बिड़ला हैं। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला लोकसभा के क्या हैं दोस्तों? अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए यहाँ पर लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसका रहता है, तो यूपी का जो प्रतिनिधित्व रहता है दोस्तों वह 80 रहता है। महाराष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व रहता है दोस्तों वह 48 रहता है। और पश्चिम बंगाल का जो प्रतिनिधित्व रहता है वह कितना रहता है? 42 यानी कि 42 रहता है। तो पिछले सेशन में ये क्वेश्चन आया था कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन कौन से राज्य अपना लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं। और फर्स्ट नंबर की अगर बात की जाती है तो वहां पर तो दोस्तों आंख बंद करके आपको राज्यसभा हो या लोकसभा हो, आपको सीधा सीधा आंसर लगाना है यूपी। और यूपी में कितने हैं? 80 हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में कितनी है दोस्तों? 31 हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे इसके आंसर की, तो करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देता है कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? बताएंगे दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 315, ऑप्शन बी है 316, ऑप्शन सी 317, ऑप्शन डी 318। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है 317 हो जाएगा। 317 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत ही लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। दोस्तों क्या किया जा सकता है? लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसको हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह 317 के अंतर्गत है। एक दो फैक्ट और मैं आपके क्लियर करूंगा दोस्तों कि यहाँ पर अनुच्छेद जो वर्तमान में कितनी संख्या है, तो यहाँ 100 संशोधन होने के बाद में जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में वह कितने हैं, तो 448 अनुच्छेद भारतीय संविधान में 100 संशोधन होने के बाद में आते हैं दोस्तों। और संविधान कब पारित हुआ था और कब उसको प्रभावित किया गया था, तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। तो संविधान सभा द्वारा यह कब अपनाया गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 में इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। और लेकिन प्रभावित कब किया गया था? प्रभावी जो डेट थी इसकी, प्रभावी जो डेट थी वह कितनी थी? वह 26 जनवरी 1950 में इसको प्रभावी किया गया था। यानी कि इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इस संविधान के द्वारा ही 26 जनवरी 1950 के बाद में सारे काम होते थे। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। फटाफट से आंसर आप कमेंट कर दिया करें दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। यहाँ पर बात होती है 9वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण, सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आक्रमण कौन सा था? आपको बताना है जो महमूद गजनवी था उसने जो आक्रमण किए थे 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा आक्रमण रहा था, उसका ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण किया था 1004 में, ये था क्या? ऑप्शन बी है नारायणपुर पर आक्रमण किया था 1002 में, ये था क्या? ऑप्शन सी है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025-26 में, ये था क्या? ऑप्शन डी है कलिंजर पर आक्रमण किया था 1019-23 में, ये सही है। कौन सा आपका आंसर सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? फटाफट से आप आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। जो भी आपका आंसर सही है फटाफट से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उसने किया था, वह सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण कब किया था, तो 1025-26 में उसने आक्रमण किया था। अब बात कर लेते हैं कि महमूद गजनवी कौन था दोस्तों। महमूद गजनवी जो था वो अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान के गजनी गजनी शासन का शासक था। अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का जो गजनी शासक था। और दोस्तों इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था भारत पर इसने। और सोमनाथ मंदिर वाला जो आक्रमण था वह कौन सा आक्रमण था, तो ये आपको याद रखना है कि 16वें नंबर का वो आक्रमण था इसका, सोमनाथ मंदिर पर जो किया था 1025 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने उस टाइम क्या किया था कि सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय
50,000 हिंदुओं को जान से मार दिया था दोस्तों। क्या किया था? 50,000 हिंदुओं को। इसकी जो लूट करते समय वह लुटेरा था अफगानिस्तान का, उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटते समय 50,000 हिंदुओं को जान से खत्म कर दिया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो कहाँ का था? अफगानिस्तान का। 17 आक्रमण किए थे। कब से कब तक किए थे? 1000 से 1026 तक। और ये आपका है 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अब क्या है? संविधान में प्रारंभ से है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कि एक उपराष्ट्रपति का जो पद है पहले से ही है, या फिर संवैधानिक संशोधन से हुआ है, या फिर एक संसदीय अधिनियम सृजित करता द्वारा सृजित हुआ है, या फिर राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में नियुक्त करता है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान में प्रारंभ से ही उपराष्ट्रपति के पद को रखा गया है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में है वह जगदीप हैं। कौन है? जगदीप। जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वह भारत के जगदीप धनखड़ हैं। और ये भारत के राष्ट्रपति होने के साथ साथ ही दोस्तों यह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति भी दोस्तों यह होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का ये कार्यकाल होता है। और भारत के इन्हें नागरिक होना बहुत जरूरी है। भारत के नागरिक नागरिक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होनी जरूरी है। और यह अगर संसद के या सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर इन्हें संसद का सदस्य होना भी जरूरी होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि संविधान में प्रारंभ से ही भारत के उपराष्ट्रपति का पद सम्मिलित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे। हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए आरबीसी में, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी में, ऑप्शन सी है पट्टिकाणु में, ऑप्शन डी है जीव द्रव्य में। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो हीमोग्लोबिन है वह किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर समय समय पर पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं, और जो भी अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं वह उसी पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ और नोट्स देख सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। किसका है? आरबीसी का। यहाँ आरबीसी से अब आपको याद होना चाहिए कि आरबीसी होता क्या है? आरबीसी तो यह रेड ब्लड सेल होते हैं दोस्तों। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होते हैं दोस्तों। यह सेल रेड ब्लड सेल होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका होती है दोस्तों। क्या होती है? आरबीसी जो होती है वह रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका होती है। और यह रक्त में 40% इसका जो भाग होता है वह रक्त में कितना होता है? 40% इसका भाग होता है। इसकी जो औसत आयु होती है, औसत औसत आयु किसकी होती है? आरबीसी की जो औसत आयु होती है ये आपको याद रखना है। तो 120 दिन की इसकी औसत आयु होती है। ये आपको याद रखना है। और जो रेड ब्लड सेल है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी दोस्तों। किसने की थी? लूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं और भी इसके जो ब्लड के जो और भी घटक होते हैं वह क्या होते हैं। ये महत्वपूर्ण घटक तो आरबीसी हो गया जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस भी अगर देखते हैं तो ऑप्शन क्या है? यहाँ पर डब्ल्यूबीसी भी है। तो डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। वाइट ब्लड सेल भी डब्ल्यूबीसी को कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर प्लेटलेट्स की अगर बात की जाती है, प्लेटलेट्स की, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स की भी बात की जाती है। तो प्लेटलेट्स भी होते हैं किसमें? हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? रक्त बनाते हैं। क्या करते हैं? रक्त का निर्माण करते हैं दोस्तों। यह तीनों की हिस्सेदारी होती है रक्त में। और ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, अगर कोई बीमारी होती है तो यहाँ पर जैसे डेंगू हो गया तो वहाँ पर प्लेट सबसे पहले डाउन होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो आरबीसी है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है आपको बताना। ऑप्शन ए है 4 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 4 पर केल्विन पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और -4 डिग्री सेल्सियस पर। फटाफट से आप आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो आंसर है आपका कमेंट कीजिए। जो पानी का घनत्व होता है सबसे अधिक कब होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पानी का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो पूछा जाता है एग्जाम में वही मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये आपको पता है। तो जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक अगर कहा जाए तो इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं अब हिमांक की। हिमांक यानी हिमांक वो होता है जो बर्फ बन जाता है पानी, तो वह कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हिमांक होता है जल का। और क्वथनांक कितने पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे आने की भी इसकी प्रबल संभावना है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और न 4 डिग्री के पर, न 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, न -4 पर। ये तीनों ऑप्शन आपके एकदम से गलत हैं। और जो पानी अगर यहाँ पर पूछा गया है तो पानी का जो पीएच होता है दोस्तों वह कितना होता है, 7 होता है। क्योंकि पानी क्या होता है, उदासीन होता है। इसे अम्ल में भी मिला सकते हैं, क्षार में भी मिला सकते हैं। तो क्या होता है, ये पानी उदासीन होता है। तो इसका पीएच जो होता है 7 होता है, ये आपको याद रखना है। और पानी का जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है, H2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। सेब है, आम है, आंवला है, दूध है। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो विटामिन सी का स्रोत है, आपने विटामिन पढ़ा है तो फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब है, आम है, आंवला है और दूध है। तो विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम होता है। अम्ल अम्ल इसका नाम होता है और यह जल में घुलनशील होता है दोस्तों। कहाँ होता है, जल में घुल जाता है, घुल जाता है, यह जल में घुल जाता है। जल में घुलने वाले दो ही विटामिन होते हैं, एक विटामिन बी होता है और एक विटामिन सी होता है। बाकी के विटामिन जल में नहीं घुलते हैं, वो वसा में घुलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अगर स्रोतों की अगर बात की जाए तो यह खट्टे खट्टे फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। अब आप इसमें कौन से खट्टे फल होते हैं ये फटाफट से आप देखिए। उत्तम स्रोत की बात की यानी सबसे खट्टा फल कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए नींबू में यह पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। और संतरे में पाया जाता है, संतरे में। और दोस्तों यह आंवले में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, आंवला। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कहाँ पाया जाता है, या आंवले में ही पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रोग जो होता है वह कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो स्कर्वी रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। अब स्कर्वी रोग के जो लक्षण होते हैं वह क्या होते हैं, तो मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में क्या आता है, खून आता है, खून आता है और सूजन आती है, सूजन भी आ जाती है। और दांत गिरने लगते हैं, दांत जो होते हैं वह गिरने लगते हैं। किसके कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। थकान भी आती है दोस्तों, क्या आता है, थकान भी आती है। और कमजोरी भी आ जाती है, कमजोरी भी आती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कमजोरी भी आती है। तो विटामिन सी को समय समय पर लेते रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। क्या होता है, पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला जो पेट्रोल होता है वो मिश्रित गैसोलीन होता है। और मिश्रण गैसोलीन होता है वह मिश्रित करने पर बनता है। क्या मिश्रित करने पर बनता है, तो मिश्रित करने पर क्या होता है ये आपको बताना है। यानी पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला जो पेट्रोल होता है वो मिश्रित गैसोलीन होता है। अब गैसोलीन मिक्स करने के बाद में उस पर क्या फर्क पड़ता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है पेट्रोल का अपस्फोटी रोधी अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है। ऑप्शन बी है पेट्रोल सस्ता हो जाता है। ऑप्शन सी है गंध कम हो जाती है। ऑप्शन डी है पेट्रोल के दहन पर निकलने वाला धुआं कम हो जाता है। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो पेट्रोल होता है उसमें मिश्रित गैसोलीन होता है। गैसोलीन क्यों मिश्रित किया जाता है उसमें, ये आपको क्यों बताना है।
फटाफट से इसका आंसर बताएँगे, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो ये जो गैसोलीन मिश्रित करने से इसमें पेट्रोल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, कि पेट्रोल में जो विस्फोट रोधी जो गुण होता है वह कम हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट रोधी गुण कम हो जाता है और अविस्फोट रोधी जो गुण होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि उसके विस्फोट होने की संभावना जो होती है वह कम हो जाती है। किसके कारण? वह गैसोलीन मिक्स करने के कारण इसमें विस्फोट रोधी जो गुण होता है वह कम हो जाता है। उनकी जो उसकी जो पावर होती है विस्फोट की वह कम हो जाती है और विस्फोट होने की जो संभावना होती है वह कम हो जाती है। तो इसमें अविस्फोट रोधी गुण पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया क्या होता है? तो चिकनगुनिया होता है एक क्या है? आनुवांशिक रोग है, अभाव रोग है, रोगजनक जन्य रोग है, जन्मजात रोग है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे कि चिकनगुनिया कैसा रोग है और ये कैसे होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चिकनगुनिया जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल। ये वायरल वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों। क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। और ये होता कैसे है? ये वायरस ले जाने वाले जो मच्छर होते हैं ना उनके काटने से हो जाता है। जो वायरस यानी कि एक मच्छर ने इस ये बंदा है, एक दूसरा बंदा ये है, इसको वायरल हो चुका है और एक को इस मच्छर ने इसको काट लिया है और उसी मच्छर ने यहाँ से उड़कर गया और यहाँ पर उस मच्छर ने इस इंसान को भी काट लिया। तो दोनों को क्या हो जाएगा दोस्तों? चिकनगुनिया हो जाएगा। तो इसी तरह से तीसरे में फैलेगा और चौथे में फैलेगा, यानी कि वायरल इन्फेक्शन है ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों जो इस मच्छर का जो वाहक होता है यानी कि ले जाने वाला जो होता है वह कौन होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो एंडीज मच्छर होता है, एडीज मच्छर जो होता है वह इस रोग का वाहक होता है, यानी कि एक इंसान को यहाँ पर काट के गया और यहाँ से लेकर यहाँ पर दूसरे को काट लिया, फिर यहाँ से तीसरे को काट लिया। तो किस मच्छर के कारण यह होता है? तो एडीज मच्छर होता है। और ये दोस्तों जो चिकनगुनिया होता है वह कब होता है? वह मानसून मानसून यानी बरसात के दिनों में यह चिकनगुनिया सबसे होते हैं दोस्तों। किससे होते हैं? वायरल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है रोगजनक जन्य रोग है। ये आनुवांशिक रोग नहीं है, अभाव रोग नहीं है और जन्मजात रोग भी नहीं है। तो चिकनगुनिया क्या है? एक रोगजनक जन्य रोग है। ये आपको याद रखना है और इसके जो फैक्ट थे सारे क्लियर करा दिए हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। तो जो कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड किया जाता है वह कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी इसको HCl कहते हैं। बोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बोनिल अम्ल है, इसको H2SO4 कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये ज़्यादा पूछा जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा जाता है। ये दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन ऑप्शन में ये दे दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ना तो सभी को है। तो कार बैटरी में जो एसिड युक्त होता है वह कौन सा होता है? HCl होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या बोरिक अम्ल होता है या कार्बोनिल अम्ल होता है। तो दो पे तो वैसे भी क्रॉस लगा चुके हैं दोस्तों, तो ये तो दो होते नहीं है। HCl जो होता है वह नहीं होता है और कार्बोनिल भी नहीं होता है। तो सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है H2SO4 यह ज़्यादातर कार बैटरियों में यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड की यानी H2SO4 की यहाँ पर बात करते हैं। तो H2SO4 का जो दोस्तों उपयोग है वह क्या होता है? तो यह पेपर के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। पेपर उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और विस्फोटक जो होते हैं, विस्फो विस्फोटकों के निर्माण में विस्फोटकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया था। किसका? H2SO4, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। ये आपको याद रखना है। और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का अम्लों का राजा भी किसको कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो H2SO4 जो होता है वह कार बैटरियों में यूज किया जाता है। किस में? कार बैटरियों में H2SO4 का यूज किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोकोकस। फटाफट से आंसर करेंगे ABCD। जो भी आंसर आपका करेक्ट है फटाफट से आंसर कर दीजिए दोस्तों। जो भी आपका करेक्ट आंसर यानी अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन सा जो जीवाणु है वह स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो यह क्या है दोस्तों? यह एक रोगाणु है। क्या है? रोगाणु। जो
जो जी नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वह क्या है, एक रोगाणु। और इसमें रोगाणु कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो रोगाणु है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो क्या है वह रोगाणु है। और दोस्तों यह इसकी कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, यह दस्त दस्त लग जाते हैं दोस्तों। क्या लग जाता है, दस्त हो जाते हैं। और दोस्तों ये दस्त का सबसे बड़ा कारण बनता है, यह मनुष्य में भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम हैं। कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कार का जो इंजन होता है उसमें नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी टेट्रा लेड टेट्रा इथाइल, ऑप्शन डी है श्वेत पेट्रोल। व्हाइट पेट्रोल इसमें यूज होता है, या फिर लेड टेट्रा इथाइल, या ब्यूटेन है, या फिर इथाइल अल्कोहल है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, आपको फटाफट से इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो जो कार में जो नॉकिंग नॉकिंग जानते हो क्या होती है, नॉकिंग नहीं जानते तो खट खटाहट की जो आवाज आती है, खट खटाहट, खट खटाहट की जो आवाज आती है उसी को नॉकिंग कहते हैं। यानी कि जो शोर होता है, अनयूजुअल जो शोर होता है उसको कहते हैं नॉकिंग। अब यहाँ पर नॉकिंग की बात की जाती है तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका लेड टेट्रा इथाइल को यूज किया जाता है किस में, कार की नॉकिंग से बचने के लिए। दोस्तों ये आपको याद रखना है। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है। आइसोटोप जानते हो दोस्तों क्या होता है, आइसोटोप जानते हो क्या होता है, नहीं जानते। नहीं जानते तो यहाँ पर सीख जाओगे दोस्तों आइसोटोप क्या होता है। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या वही रहती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। ऑप्शन दूसरा है प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही रहती है। ऑप्शन डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो ये आइसोटोप की अगर बात की जाती है तो इस आइसोटोप बोलते हैं समस्थानिक को। किसको, समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक जो होते हैं उन्हें आइसोटोप बोलते हैं, हिंदी में इनको समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और एक होते हैं समभारिक, जिनमें परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, संभारिक। और इनको क्या कहते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप यानी समस्थानिक। स्थान किससे रिलेट होता है, परमाणु क्रमांक से। और भार किससे रिलेट होता है, परमाणु भार से। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, परमाणु संख्या वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सीरीज में अभी 5 क्वेश्चन इसके बाद और रह जाएंगे तो उनको भी जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा संपादित नहीं होता है। को तो कार्य कौन सा है वो संपादित नहीं होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी, जो राइबोसोम की अनुपस्थिति अगर हो जाती है कोशिका में तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन सी एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति अगर हो जाती है तो कौन सा कार्य नहीं होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। बाकी श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण भी हो जाता है लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन चुका है। तो कौन सा जो कंप्यूटर है वह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर बन चुका है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है परम 10,000, ऑप्शन डी है IBM
यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, या परम है, या क्वांटम कंप्यूटर है, या फिर आपका सुपर कंप्यूटर? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करना है दोस्तों, कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली इसकी नकल करने वाला सबसे तेज जो कंप्यूटर है वह क्वांटम कंप्यूटर है। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो क्वांटम कंप्यूटर ऐसा है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बन चुका है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, हरमन है हॉलेरिथ का, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज का, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर का, ऑप्शन डी है विलियम बुरोस का। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से आपका एक आंसर सही होगा दोस्तों। फटाफट करेंगे कमेंट। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ल्स बेबेज की। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। किसका पिता भी कहा जाता है कंप्यूटर का? चार्ल्स बेबेज को। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ अंग है? यानी भोजन निगलने का और श्वसन का जो पथ है वह कौन सा समान पथ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रसनी, ऑप्शन बी ग्रसिका, ऑप्शन सी ग्लोरिस, ऑप्शन डी है लैरिक्स। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो भोजन निगलने के, या आपका यहाँ से मुंह होता है, मुंह से होता हुआ यहाँ पर नीचे जाता है, भोजन भी जाता है यहाँ पर, और यहाँ से यह फेफड़ों में वायु भी चली जाती है दोस्तों, और यहाँ पर ये फेफड़े हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भोजन आता हुआ आमाशय में होता हुआ अग्नाशय में चला जाता है, ये आपको याद है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये होता है शरीर का जो मुंह का भाग होता है, ये यहाँ से भोजन भी जाता है, और यहाँ से क्या होता है, श्वास भी जाती है दोस्तों। यहाँ से श्वास भी जाती है और भोजन भी जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये फटाफट से आपको बताना है। तो यहाँ जो श्वास भी जाए और भोजन भी जाए, इस नली को क्या कहते हैं? तो इस नली को दोस्तों जो कहते हैं वह क्या कहते हैं? ग्रसनी कहा जाता है दोस्तों। उसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भोजन निगलने और श्वसन का समान पथ होता है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लीजिए, आप पाचन तंत्र पढ़ लीजिए, दोनों में आपका वह जो भोजन भी वहीं होके निकलता है, और आपका श्वास भी आपकी वहीं होके फेफड़ों में जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पाचन की। तो पाचन आपका जो दोस्तों स्टार्ट होता है वह मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से। मुख आता है सबसे पहले, फिर आती है आपकी मुख गुहा। मुख गुहा में भी पाचन होता है, फिर आपका ग्रसनी में होता है, ग्रसनी में भी पाचन होता है, फिर ग्रास नली में होता है, ग्रास नली में भी पाचन होता है आपका, फिर आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, फिर अग्नाशय में पहुंचता है, अग्नाशय में जो आपका जो वो होता है, भोजन होता है, वो अग्नाशय में पहुंचता है, फिर बड़ी आंत में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में पहुंचता है, फिर उसके बाद में यह बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो भोजन निगलने का और श्वसन करने का जो समान पथ है वह क्या है? वह ग्रसनी है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथिकाएं किस में पाई जाती हैं? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो मूल ग्रंथिकाएं होती हैं वह किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए दे रखा है, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन बी है, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी है, सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में भी होती हैं। ऑप्शन डी है, सभी पौधों में पाई जाती हैं। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, जो भी इसका आंसर है। तो मूल ग्रंथिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल ग्रंथिकाएं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में पाई जाती हैं, यानी सभी पौधों में यह नहीं पाई जाती हैं। तो कहाँ पर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। जो मूल ग्रंथिकाएं हैं तो कुछ लेग्यूमिनस पादपों में पाई जाती हैं और कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका जो सेशन था 26 नंबर सेशन था, ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है? ये 101% यह अगर एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों तो उसमें यह पक्का पूछा जाता है, 100% यह क्वेश्चन आता है। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है। यह पुलिस के एग्जाम में भी आता है, एसएससी के एग्जाम में भी आता है, रेलवे के एग्जाम में भी आता है। यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको जरूर देखें। तो निम्नलिखित में से कौन शुष्क बर्फ
बर्फ कौन सा है, शुष्क बर्फ है जो। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो आंसर हो जाएगा इसका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ के रूप में जो पाया जाता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका क्या है, शुष्क बर्फ के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस की बात की थी, 25 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते थे आपके उनको भी कंप्लीट किया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। दूसरा, यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और एक सीट आपको यहाँ पर निकालनी है, चाहे एसएससी जीडी सही, चाहे एसएससी सीएचएसएल सही, चाहे केवीएस सही, कोई सा भी एग्जाम सही, आपको एक सीट यहाँ पर निकालनी है 100%। यदि आप मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड्स के सवाल भी कराए जाते हैं दोस्तों। तो चैनल को अगर चाहो तो आप उससे सवाल कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और साथ ही आपको बता दिया जाए कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज जो हमारी हिंदी के क्वेश्चंस की चल रही है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उससे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस 15। चलते हैं, अब मिलेंगे अगले सेशन में। समय 7 बजे, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, जो 7 बजे का समय है आपसे मिलने का है एक सेशन के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।